तो दोस्त हमने जो भी आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था सारे के सारे नॉन रिएक्टिव आपके ग्राफाइट इलेक्ट्रोड के साथ बताए थे इलेक्ट्रोलिसिस। आज हम आपको बता रहे जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट विद रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। अब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड कौन सा ले लिया हमने? कॉपर का ही ले लिया है ना, यहाँ बनाना पड़ेगा हमको। तो जैसे हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भाई आप कैथोड एनोड और ये सारी चीजें बनाते हो, तो आज भी देख लो हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? किसे सेल होता है, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं हम। अब दोनों इलेक्ट्रोड यहाँ पे ध्यान से देखना, ये कॉपर के इलेक्ट्रोड है, कॉपर के इलेक्ट्रोड। एक कैथोड है एक एनोड है। इनको हम एक्सटर्नल बैटरी से ऐसे जोड़ देते हैं, जैसे आपको कल हमने बैटरी बताया था, बैटरी से जोड़ दो इसको। इसके अंदर एक्वस कॉपर सल्फेट डाल दीजिए आप। अब एक्वस कॉपर सल्फेट है तो ठीक है, मान लेते हैं कि भाई एक्वस मीडियम है तो उसमें वाटर भी होगा, कॉपर +2 भी होगा, सल्फेट भी होगा एंड सो ऑन, ऐसे करके। अब देखिए हमने दोनों इलेक्ट्रोड्स को बोल दिया कॉपर इलेक्ट्रोड। पक्का पता है तुम्हें लेफ्ट साइड कैथोड होता है कि नहीं कैथोड? उसको बोल दिया हमने ये भी रिएक्टिव है। रिएक्टिव मतलब कॉपर, कॉपर का। राइट साइड एनोड होता है, उसको भी हमने बोल दिया कॉपर का है, Cu। ठीक है, ऑब्वियसली Cu है। और इसको तो कैथोड जैसे हम बोलते ही थे, कैथोड बोल देते हैं CaTHO, ऐसे De कैथोड। और यहाँ पे लिख देते हैं एनोड। देखते रहो ध्यान से, ऑनलाइन वालों ने, तुम लोग को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हमने बोला ये कॉपर के इलेक्ट्रोड है, लेफ्ट और राइट दोनों Cu, ये भी Cu ये भी Cu, मतलब कॉपर के इलेक्ट्रोड रिएक्टिव होते हैं। और हमने कैथोड एनोड ऑटोमेटिकली बता दिया कि लेफ्ट साइड वाला कैथोड होता है, राइट साइड वाला एनोड होता है। ठीक, यहाँ आपने क्या भर रखा है? कॉपर सल्फेट। बताते हैं अभी, फिल कर रखा है। तो इसके अंदर क्या है? एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस। एक्वस कॉपर सल्फेट। ऑब्वियसली कैथोड एनोड जो भी है आपको दिख रहा है। अब तुमको पता है कि एट कैथोड हमेशा रिडक्शन होता है। अगर आप ध्यान से देखे हो तो कैथोड पे क्या होता है हमेशा, आपका पता है ना, रिडक्शन होता है। बताओ भैया। एट कैथोड रिडक्शन टेक्स प्लेस। अब रिडक्शन में भी बड़े लफड़े हैं, किसका किसका रिडक्शन कराओगे? तो रिडक्शन किसका किसका हो सकता है? तुम बोलोगे सर हमको लग रहा है, हाँ बहुत बढ़िया, कॉपर +2 दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बनाएगा? कॉपर सॉलिड बनाएगा। कोई बोले नहीं सर हमको लग रहा है कि भैया वाटर रिड्यूस करेगा, एक्वस मीडियम है ना। तो इतनी सारी चीजें आपको बताई हमने पिछली क्लासेस में। तो कॉपर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना देगा? H2 और 2OH-। यहाँ दिख रहा है ऑनलाइन वालों? अबे शायद तो नहीं कर रहा है। कोई और पॉसिबिलिटी है? हाँ ठीक, कोई और पॉसिबिलिटी? कुछ लोग ऐसे, हम पढ़ाते पढ़ाते एक बार एक बच्चे ने बोला बैच में कि सर हमको लग रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन बैटरी से आएगा उसको जो ये कॉपर का मेटल है, मेटल, वो मेटल ही खा जाए उस इलेक्ट्रॉन को और बन जाए Cu2-। ऑब्वियसली ये एब्सर्ड चीज है, क्योंकि मेटल हमेशा पॉजिटिव रहना चाहते हैं, कॉपर पे नेगेटिव थोड़ी होगा। लेकिन किसी बच्चे ने बोला था, हमने बोला शायद तुम्हारे माइंड में भी आ रहा हो कि भाई बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जैसे फिजिक्स में आपने देखा होगा कि प्लस क्यू चार्ज निकलता है पॉजिटिव टर्मिनल से, तो नेगेटिव टर्मिनल से -E इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो निकलेगा वो। और ये कॉपर के इलेक्ट्रोड से। तो किसी ने बोला था सर ये भी तो पॉसिबल है, तो हमने बोला ठीक है, अगर तुम मानते हो पॉसिबल है, भले ही उस बच्चे ने बोला और बोला नहीं सर ये होगा नहीं, लेकिन पॉसिबल है, हमने बोला ठीक है मान लो। तो कैथोड पे ये 3 पॉसिबिलिटी है। कोई बोले सर ऐसे ही एनोड पे आ जाएंगे हम, एट एनोड, क्योंकि रिएक्टिव इलेक्ट्रोड ले लिए हो ना। तो एनोड पे क्या होगा मेरे भाई? एनोड होता तो ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन में भी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? हाँ वही ठीक है। एक बार कोई बोलेगा सर वाटर ऑक्सीडाइज हो जाए, तो वाटर की ऑक्सीडेशन की इक्वेशन कल हमने बताया था कि भैया O2 गैस बनती है +4H +4 इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता बच्चा? बहुत बढ़िया। अगली चीज क्या होती है? कोई बोले वाटर के अलावा दूसरे ऑक्सीडेशन किसका पॉसिबल है? कि SO4। जो,
हाँ ठीक है, एक चीज ये भी लिख दे, लिख दिया तो कॉपर की रॉड जो है, कॉपर की ये वाली रॉड, ये खुद कॉपर +2 आयंस में चली जाए और क्या बन जाए, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तीसरी पॉसिबिलिटी, कोई बोले सर जो सल्फेट है वो ऑक्सीडाइज हो जाए, तो बन जाए H2OH 2- और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। ये इतनी पॉसिबिलिटीज है दोस्त। तो इन पॉसिबिलिटीज में भी हम लोग को चेक करना पड़ेगा कौन सी पॉसिबिलिटी आप मानोगे, कौन सी पॉसिबिलिटी रूल्ड आउट है। नहीं भैया, तो बताओ दोस्त, कौन सी पॉसिबिलिटी को मानोगे? कैथोड पे किसको मानोगे आप? सर copper+2 को। ये तो होगा नहीं, ये वाला लास्ट वाला। और हमने आपको कल बताया था कि कैथोड पे वाटर का रिडक्शन तब होता है जब उसका कंपटीशन अल्कली मेटल कटायन, अल्कलाइन अर्थ मेटल कटायन, एल्यूमिनियम +3 और Mn+2 के साथ होता है। अगर वैसा नहीं है तो वाटर रिडक्शन नहीं करेगा, तो यहाँ पे वाटर के रिडक्शन थोड़ी मानोगे, ये भी गड़बड़ है। इसका मतलब सिर्फ पहला वाला होगा। बताओ दोस्त, कल हमने रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज भी बताई थी, अगर आप देखोगे। वैसे ही हिंट के लिए बता दें कि हमने बोला था कॉपर +2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी जो होती है, उसका टेंडेंसी को रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से दिखाया जाता है ना, ऐसे कॉपर +2 और से कॉपर बनने की टेंडेंसी वो बताया था 0.34 होती है। और हमने वाटर का भी रिडक्शन पोटेंशियल के लिए बोला था कि अगर 2 वाटर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, कल बताए थे, तुम लोग रिवाइज करके कुछ आते नहीं हो साले। और ये 2OH- बनेगा। कोई बोले इसका रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में E0 ऐसे, हाँ हाँ नीचे लिख देते हैं H2O और OH- H2, इसकी वैल्यू -0.828 वोल्ट है ना। ये कल हमने आपको बताया था। ये चीज अगर हल्का सा भी आपको याद है तो आप ये जानते हो। ठीक है, बताओ भैया, इसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि कैथोड पे वाटर का रिडक्शन होगा। बनाओ इसको, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ इसको, लिखो, जल्दी कॉपी करिए। तो आप लोगों को हमने लास्ट क्लास में जो बताया था कौन सी रिएक्शन होगी कैथोड पे, कौन सी होगी एनोड पे, उसके बेसिस पे आप ये बता सकते हो कि वाटर का रिडक्शन नहीं होगा कैथोड पे, कॉपर +2 का रिडक्शन होगा। और जो जनरल रिजल्ट में लिखवाया था हमने कि वाटर वुड प्रेफरेबली गेट रिड्यूस्ड एट कैथोड एज कंपेयर टू अल्कली मेटल कटायन, अल्कलाइन अर्थ मेटल कटायन इंक्लूडिंग Al+3 and Mn+2। तो वो तो है ही नहीं, तो इसका मतलब वाटर थोड़ी रिड्यूस होगा। और मेटल इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी तो होती नहीं, मेटल तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है ना। तो इसका मतलब ना तो ये रिएक्शन होगी, ना तो ये रिएक्शन होगी, होगी यही पहली वाली। कैथोड फिक्स हो गया। बताओ भैया, एनोड पे आओ। कैथोड अगर फिक्स हो गया तो एनोड पे आइए। एनोड पे आओगे तो क्या होगा, सल्फेट वाला पहली बात तो कैंसिल कर दोगे, करोगे कि नहीं? सल्फेट थोड़ी करेगा वो तो, उसका ये होता ही नहीं। अब बात आती है वाटर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इसमें, इन दोनों में। ठीक है, जल्दी कॉपी करो भैया, ऑनलाइन वालों तुम लोग। तो कर लिया हो गया सर। अच्छा, चलिए देखिए इन दोनों में क्या है, हमें तुम्हें न्यूमेरिकल वैल्यूज इसकी दिखानी पड़ेगी। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज हमारे पास अभी एक्चुअली वो डेटा हम अभी लाके देंगे आपको, अगली क्लास में दे देंगे। तो इसमें भी एक कॉपर वाला जो होता है टेंडेंसी, यही फेवरेबल होती है, ये वाली, ये नहीं होती वाटर का। बोलोगे ये क्या मतलब है सर, आपने फिर ये वाटर वाला आपने कह दिया। तो फिर याद करो, हमारी बात सुनो,
पिछली क्लास में हमने जब आपको बताया था जनरल रिजल्ट तो बताए थे रिडक्शन पोटेंशियल की टेबल के जनरल रिजल्ट कि एनोड पे वाटर का ऑक्सीडेशन कब होता है और कब नहीं होता। तो हमने बोला था अगर Cl माइनस Br माइनस हैलाइड्स अगर पड़े होते हैं तो एनोड पे हैलाइड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होता। याद आ रहा है आप लोगों को? हैलाइड्स के अलावा अगर हमने बोले थे कोई और बल्कि अनायन होता है, बल्कि अनायन कौन सा? सल्फेट बताया था हमने, फॉस्फेट बताया था, बोरेट बताया था। अगर वो होते हैं तो उनकी जगह पे वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। अगर वो ना हो तो इसका मतलब ऑब्वियसली यही तो ऑक्सीडाइज करेगा, कोई दूसरा। एक बात बताओ, हमने क्या बोला था पिछली क्लास में? अगर तुम रिवाइज करके आए हो तो तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल के टेबल की वैल्यूज नहीं देखनी पड़ेगी। हमने उसको शॉर्टकट में सब बता दिया था कि वाटर वुड प्रेफरेबली गेट ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड in competition with or as compared to सल्फेट, फॉस्फेट, बोरेट, फ्लोराइड, है ना? इतने बताए थे आप लोगों को। तो भैया अगर सल्फेट, फॉस्फेट, बोरेट, फ्लोराइड ये सब नहीं है या ये सब अगर है तो इनके कंपटीशन में क्या करोगे? वाटर ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं है, वो अनायंस, तो वाटर भी नहीं, हाँ, तो इनमें आपको देखना पड़ेगा। अगर ये वाला याद कर लो, अभी न्यूमेरिकल वैल्यूज दिखा देंगे। पिछले वाली क्लास के बेसिस पे भी कर सकते हो कि यही कॉपर ही ऑक्सीडाइज होगा, है ना दोस्त? अगर आपको फिर भी न्यूमेरिकल वैल्यू की नीड है तो अभी थोड़ी देर में बता देते हैं, ठीक है भैया? ये समझ में आ रहा है? कॉपर ही ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर ही रिड्यूस होगा। बताओ दोस्त, ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है बच्चा? यस सर। तो ये तो बड़ी बढ़िया चीज आ गई कि कॉपर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का ही रिडक्शन हो रहा है। बढ़िया चीज एक और आ रही है इसमें, अच्छी चीज ये भी है। इस पे देखो, अभी क्वेश्चन आया था एनोड मड का IIT JEE में, अभी वही समझाएंगे तुम लोगों को। मतलब क्या है इस इक्वेशन में कि दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो लेफ्ट साइड वाला क्या है? कॉपर प्लस 2। ध्यान से देखना, कंफ्यूज ना होना। इधर देखो तुम लोग थोड़ी देर, कॉपर प्लस 2 ये वाला, ठीक, प्लस कॉपर ये वाला। प्रोडक्ट में क्या बनेगा? कॉपर प्लस 2 ये वाला और कॉपर ये वाला। समझ में आ रहा है? तो लोग बोलते हैं अरे सर ये कौन सी इक्वेशन है, ये कॉपर प्लस 2 इससे कट गया। अरे वो कटेगा कोई नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड है ना। कोई बोले ये वाला कॉपर प्लस 2 कहाँ पे है? ये वाला कॉपर प्लस 2 किसका लिख रहे हो? अरे ये कैथोड का है मेरे भाई, और ये एनोड की रॉड है, ये वाली एनोड रॉड। और ये कॉपर प्लस 2 क्या है? आयन, सॉल्यूशन में जा रहा है। और ये कॉपर प्लस, ये कॉपर क्या है? ये डिपॉजिट कर रहा है किस पे? कैथोड पे साले, डिपॉजिटेड एट कैथोड। सुनो हमारी बात, सुनो फिर से सुनो, फिर से सुनो, अभी देख लो फिर लिखना। हमने बोला कॉपर प्लस 2 इसमें सॉल्यूशन में है। पहले से जितना कॉपर प्लस 2 है वो जाके रिड्यूस कहाँ पे हो जाएगा? कैथोड की रॉड पे होगा। इसका मतलब टाइम के साथ कैथोड की रॉड थिक होती चली जाएगी, मोटी होती चली जाएगी टाइम के साथ। भाई कैथोड की रॉड पे जब कॉपर प्लस 2 डिपॉजिट हो गया तो ये रॉड थिक नहीं होती चली जाएगी टाइम के साथ? ऐसे किस वजह से थिक हो रही है? क्योंकि कॉपर प्लस 2 इसके सरफेस पे आके डिपॉजिट हो जा रहा है कॉपर। समझ में आ रहा है भैया? तो कोई बोले अच्छा सर, तो जितना सॉल्यूशन में कॉपर प्लस 2 है वो सब इसमें आ जा रहा होगा। एनोड पे क्या होगा? जो कॉपर की रॉड है वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होती रहेगी। कॉपर की रॉड किससे बनी है? कॉपर एटम से। सारे के सारे एटम कैसे होते जा रहे हैं? सॉल्यूशन फॉर्म में चले जाते आ रहे हैं। तो कॉपर की रॉड अगर ये थी इतनी मोटी तो टाइम के साथ वो पतली नहीं होती चली जाएगी? बताओ। तो ये कॉपर की रॉड टाइम के साथ पतली होती चली जाएगी, ये कॉपर की रॉड टाइम के साथ थिक होती चली जाएगी। समझ रहे हो? क्लियर हो रहा है? एक और चीज देखो, इसी को कॉन्सेप्ट ऑफ एनोड मड बोला जाता है। क्या होता है कि कभी कभी ये कॉपर की रॉड इम्प्योर कॉपर ले लेते हैं, इम्प्योर कॉपर ले लेते हैं इसको। IIT में पूछा गया था। इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर बनाने का एक तरीका भी होता है, क्योंकि जो कॉपर प्लस 2 रिड्यूस होके जा रहा है कैथोड पे डिपॉजिट होने, वो तो प्योर है। जैसे इस कॉपर में कोई और इम्प्योरिटी पड़ी हो तो इम्प्योरिटी क्या होगी? उधर तो जाएगी नहीं, सिर्फ कॉपर प्लस 2 सोल्यूशन में जाएगा ना। तो इम्प्योरिटी क्या करेगी? नीचे डिपॉजिट नहीं कर जाएगी ऐसे? बताओ भैया, नीचे आ जाएगी।
और इसी को बोलते हैं कि एनोड मड। इसका नाम होता है एनोड मड, MUD, समझ रहे हो। और एनोड मड एक्चुअली में इम्प्योरिटीज होती हैं जो एसोसिएटेड विद इम्प्योर कॉपर रॉड विच इज प्लेस्ड एट एनोड। जे एडवांस में क्या आया था, उन्होंने पूछा था कि इलेक्ट्रोलिसिस हम कर रहे हैं, प्योर कॉपर ऑब्टेन करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो बताओ कैथोड पे या एनोड पे, किस पे हम इम्प्योर कॉपर की रॉड रखेंगे? एनोड पे रखेंगे ना, एनोड पे इम्प्योर कॉपर की रॉड रखोगे क्योंकि वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे कोई बोले इसमें सर एनोड है, एनोड पे कॉपर है, कोई और भी मेटल है, सिलिका है, धूल मिट्टी होती है। जैसे जमीन में कॉपर पड़ा, आपके घर में कॉपर के पॉट होंगे, आप कॉपर के पॉट मिट्टी उट्टी में डाल दो, कुछ मिट्टी उसी में लग जाएगी, फिर ठीक है लपेट के लगा दो यहाँ पे एनोड की रॉड में। तो टाइम के साथ क्या होगा, जो प्योर कॉपर होगा वो सोल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा, और जाके वो प्योर कॉपर कैथोड की रॉड पे क्या होगा, आराम से इसे मस्त बढ़िया से डिपॉजिट हो जाएगा, गोल गोल या जो जैसी भी रॉड होगी वैसा, ठीक वैसे डिपॉजिट हो जाएगा। और जो मड होगा वो नीचे बैठ नहीं जाएगा, सिलिका इम्प्योरिटी जो भी होगी, कोई और मेटल होगा नीचे डिपॉजिट कर जाएगा। कोई प्रीशियस मेटल होगा, प्लेटिनम हो गया, जो भाई ऑक्सीडाइज नहीं होते जनरली, तो वो सब नीचे डिपॉजिट कर जाएंगे, तो रिच एनोड मड मिलेगा हमको। रिच मतलब उसमें गोल्ड, सिलिका, गोल्ड और वो प्लैटिनम एंड सो ऑन मिल सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऑनलाइन वालों समझ रहे हो दोस्त ये क्या है एनोड मड वाला? यस सर। Yes, sir. आईआईटी में पूछा जा चुका है, एक नहीं एक से ज्यादा बार पूछा गया है। अच्छा, अगर कोई बोले इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट कर रहे हैं, इम्प्योर एनोड रॉड हमें लगाना है, तो हम पक्का एनोड पे लगाएंगे, उससे हमें प्योर कॉपर मिल जाएगा। किस पे? कैथोड की रॉड पे। तो कैथोड की रॉड जरूरी है आप कॉपर की लगाओ? जरूरी नहीं है ना। अबे वो तो रॉड कुछ हो थोड़ी रही है, बस उसके ऊपर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। तो इससे अच्छा तुम जो कैथोड पे रॉड है, कोई भी कंडक्टिंग रॉड लगा दो। कोई भी कंडक्टिंग रॉड का मतलब समझ रहे हो, ग्रेफाइट लगा दो, क्योंकि अल्टीमेटली उस पर कॉपर का डिपोजिशन होना है ना। समझ में आ रहा है? तो जरूरी क्या है कि सिर्फ एनोड की रॉड आपको लगानी है, स्पेशली इम्प्योर वाली कॉपर की रॉड। कैथोड वाली रॉड कोई भी कंडक्टिंग रॉड हो सकती है, कॉपर भी हो सकती है, कोई और मेटल हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है, ठीक है। अब क्लियर हुआ? चलिए कॉपी करिए इसको। सर मेटलर्जी भी, लेकिन हम लोगों को पढ़ा था कि यहाँ पे सिर्फ प्योर कॉपर ही होना चाहिए और कुछ नहीं हो सकता। नहीं, प्योर कॉपर जरूरी नहीं है। तुम लॉजिक लगाओ, अब बच्चा लॉजिक लगाओ, जैसे मेटलर्जी में तुमने पढ़ा, लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं होती या उसकी कोई जबरदस्ती नहीं होती कि यहाँ पे प्योर कॉपर ही लेना है। आप कुछ भी कंडक्टिंग रॉड ले सकते हो, क्योंकि इसका रोल सिर्फ क्या आ रहा है, आप लॉजिक तो लगाओ। और आपने किसी बुक में पढ़ा होगा तो जबरदस्ती नहीं लिखा होगा, वो तो इसलिए बोल देते हैं कि भाई अननेसेसरी बच्चे को बहुत ज्यादा ना बताना पड़े, नहीं तो पिल जाए उसमें, हम ये भी रॉड लगाएंगे वो भी रॉड लगाएंगे। समझ रहे हो भैया? यस यहाँ सर। पे कोई भी कंडक्टिंग रॉड हो सकती है, कोई भी, क्योंकि इस रॉड का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में पार्टिसिपेट करे। प्योर कॉपर इसलिए लोग हमेशा कॉपर की रॉड भले इसलिए बोल देते हैं क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम होता है ना। कोई और रॉड भाई ग्रेफाइट लेंगे तो उसकी कंडक्ट करने की ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, इसलिए भले बोल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप कुछ भी कर सकते हो या थ्योरेटिकली भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। चलिए जल्दी कॉपी करिए। एनोड मड, रिच रिच एनोड मड भी लिखा होता है कहीं कहीं। रिच का मतलब हो सकता है उसमें प्रीशियस मेटल्स भी नीचे डिपॉजिट कर जाए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला बहुत बढ़िया दोस्त। जल्दी कॉपी करो भैया। अरे बहुत सारे मेटल के ऊपर कॉपर की प्लेटिंग नहीं होती, बहुत सारे मेटल के ऊपर, तो मेटल यहाँ पे लगा दो, उसके ऊपर जाके कॉपर डिपॉजिट कर जाएगा। तो जब हमें ऊपर से देखेंगे बोलेंगे कॉपर है ये, अंदर से पता नहीं कौन सा फर्जी मेटल रखा हुआ है। समझ रहे हो दोस्त? वैसे ही सिल्वर गोल्ड की भी प्लेटिंग की जाती है, ऊपर से प्लेटिंग कर देते हैं, अंदर पता नहीं कौन सा राख भर रखी है, मिट्टी भर रखी है, क्या पता। कंडक्टिंग होता है जो भी मेटल होता है, लेकिन
क्लियर हो गया दोस्त? तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के साथ ऐसा होता है, हटा दें इसे। चलिए ठीक है, कॉपी कर लिया भैया सब लोग, ऑनलाइन वालों तुम लोग? यस सर। Yes, sir. आगे लिखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous AgNO3, electrolysis of aqueous silver nitrate AgNO3, electrolysis of aqueous AgNO3 with reactive Ag electrode, electrolysis of aqueous AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है aqueous वाला, with reactive Ag electrode, with reactive silver electrode, है ना भैया? सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ, रिएक्टिव सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ। इसमें भी वही होता है। क्या लग रहा है आप लोग को लॉजिक? सर बता दें फिर से। आएगा और नाइट्रेट तो नहीं आएगा, वाटर ऑक्साइड आएगा। ठीक है, कैथोड क्या होगा भैया? एक तरीका तो यह है, कोई बोले सर हमको लग रहा है कि Ag प्लस सोल्यूशन में है, वो इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा, Ag, यही होगा। और भी तरीके हैं, कोई बोले इसके कंपटीशन में क्या वाटर रिडक्शन नहीं कर सकता? नहीं, वो नहीं कर सकता। आपको बहुत सारे लॉजिक बता चुके हैं, बार बार रिपीट क्या करें वही, हमें थोड़ी देर पहले भी रिपीट किया था। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो सिल्वर की रॉड है वो खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले। अरे इलेक्ट्रोड खुद, जब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हो तो बना दे Ag माइनस। ये तो आज तक तुमने पूरी केमिस्ट्री पढ़ गए, आज तक ये चीज नहीं देखी होगी। देखिए कहीं पे Ag माइनस वाली, मतलब जस्ट एक बात किसी ने पूछा, किसी के मन में ख्याल आए कोई, ये दोनों होंगे नहीं। कैथोड पता लग गया कि रिडक्शन होना है कैथोड पे, और ये चीज हो गई रिडक्शन। वैसे एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन में भी देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, बताओ भैया? एक पॉसिबिलिटी है कि जो सिल्वर की रॉड है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, Ag प्लस सोल्यूशन में फर्निश कर दे, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, जिससे सर्किट कंप्लीट हो जाए। अगली चीज क्या हो सकती है? वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो क्या बनेगा? O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन है बच्चा। तो तीसरी चीज क्या है? नाइट्रेट वाला, वो भी नहीं होगा, नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, तो हम बोल देते हैं इसमें, अरे जो भी है प्रोडक्ट बनेगा, अब क्योंकि प्रोडक्ट इसके कई बनते हैं इसलिए नाइट्रेट वाला नहीं लिखा हमने। इसके प्रोडक्ट जो होते हैं नाइट्रेट के ऑक्सीडाइज होके, वो कई हो सकते हैं, इसलिए एक को नहीं लिखा हमने। तो ओवरऑल इक्वेशन अगर आप देखोगे तो क्या बनेगा? फिर वही चीज कि Ag प्लस एक्वस प्लस Ag सॉलिड से फिर आते हैं हम लोग Ag प्लस एक्वस और Ag सॉलिड, ये हो गया। समझ रहे हो? इसके लिखेंगे कि भैया ये डिपॉजिटेड एट कैथोड रॉड या कैथोड इलेक्ट्रोड। ये सिल्वर कैथोड इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होने वाला सिल्वर है। और ये क्या है? एनोड रॉड है, एनोड रॉड या एनोड इलेक्ट्रोड एंड सो ऑन। जल्दी कॉपी करो भैया। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है भैया? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया। अच्छा, इसमें भी लिख लेना कि इसमें भी वो कॉन्सेप्ट आता है एनोड मड का। आएगा कि नहीं आएगा? एनोड मड का कॉन्सेप्ट आएगा ना? Yes, sir.
ठीक है, चलिए जैसे अभी बताया था एनोड मड का कॉन्सेप्ट कि भाई सिल्वर वाली रॉड एनोड वाली इम्प्योर ले लो, ठीक है, हो जाएगा। क्लियर है? अब चलिए आपको बताते हैं सेकेंडरी बैटरी के बारे में, लेड स्टोरेज बैटरी। हटा दे रहे हैं इसको, ठीक है। चलो हेडिंग लिखिए, डिस्चार्जिंग मोड लेड स्टोरेज बैटरी, LED, लेड स्टोरेज बैटरी। इन्वर्टर देखे हो ना, इसी का एडवांस वर्जन है लेड स्टोरेज बैटरी। बैटरी ठीक है भैया, लेड स्टोरेज बैटरी। ऑनलाइन वालों सुनाई दे रहा है? यस सर। क्या होता है? अच्छा, लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में ब्रीफ आइडिया आपको दे दें। बहुत पहले क्या होता था, अभी भी लोगों के घर में होते हैं जो, अभी भी वो तुमको मिल जाएंगे वहां पे बैटरीज ये वाली, सड़क के किनारे जो लोग रहते हैं नहीं, स्लम कचरा वचरा बीनते रहते हैं वो लोग, क्या उनके घर में एक इमरजेंसी लैंप होता है, वो चार्जिंग लगाते हैं वो लोग क्या करते हैं, जब लाइट रहती है तो चार्ज कर लेते हैं उसको, लाइट चली जाती है तो ऑन हो जाता है, लिट हो जाता है, उसके ऊपर एक बल्ब लगा होता है, ट्यूबलाइट जैसा लगा होता है, लिट जलने लगता है ना। थोड़ी देर बाद या दो चार घंटे बाद उसका बैकअप चला जाता है। पहले होता था, बहुत लोग यूज करते थे, फिर धीरे धीरे इन्वर्टर्स इवॉल्व हुए और इन्वर्टर्स में और अच्छे अच्छे आने लगे, तो उसी का मतलब एडवांस वर्जन इन्वर्टर हो गया, है ना। चार्ज होता है ना वो, तो जब चार्ज हो रहा होता है तो देखो एक बार, मतलब हम लोग अभी तक क्या जानते हैं भाई, बहुत सारे सेल्स आते हैं, टॉर्च के सेल्स होते हैं, एक बार यूज करो, या कैलकुलेटर के सेल्स एक बार यूज करो, फिर उसके बाद वो खराब हो जाते हैं, फिर रिचार्जेबल सेल्स आने लगे। रिचार्जेबल सेल्स का मतलब क्या है, एक बार वो खराब होते हैं, लेकिन क्या होता है उसमें रिचार्ज करने पे जो रिएक्शन हो गई होती है वही रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। समझ में आ रहा है? रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, कुछ याद है आप लोगों को? तो वैसे लेड स्टोरेज बैटरी भी होती है, इसका चार्जिंग मोड अलग होता है, डिस्चार्जिंग मोड अलग होता है, ठीक है ना। तो डिस्चार्जिंग मोड हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, लिखिए डिस्चार्जिंग मोड। डिस्चार्जिंग मोड ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, डिस्चार्जिंग मोड ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है बच्चा, बताएं आगे इसमें। तो पहले लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में लिखो जरा, लिखो लेड स्टोरेज बैटरी इज मेड अप ऑफ, एक इन लेड स्टोरेज बैटरी, देखो इन लेड स्टोरेज बैटरी, इन लेड स्टोरेज बैटरी एनोड इज मेड अप ऑफ, in lead storage battery anode is made up of lead rod, pb rod, anode is made up of pb rod, anode जो होता है is made up of pb rod, pb lead, और लिखिए कैथोड is made up of, cathode is made up of PbO2 rod, PbO2 lead oxide, anode is made up of lead rod और cathode is made up of PbO2 rod, ठीक है। प्लेट्स होती है इनकी, प्लेट्स लिखो, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी, द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी इज dilute H2SO4, the electrolyte used in lead storage battery is dilute H2SO4, the electrolyte used in lead storage battery is dilute H2SO4, ठीक है भैया, आगे बताएं। Yes sir. अब डिस्चार्जिंग मोड आपको ऐसे लिखना है इसमें, सुनिए हमारी बात सुनिए, कैथोड पे क्या होता है आपको पता है, रिडक्शन होता है, इतना याद करना पड़ेगा आपको, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है।
कैथोड पे PbO2 की रॉड जो होती है वो रिड्यूस होती है। ये इक्वेशन याद कर लेना आप लोग। ऐसे +2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो और बन जाएगा PbSO4 लेड सल्फेट, और साथ में बन जाता है 2 वाटर। बैलेंस हो गई इक्वेशन। समझ रहे हो? कैथोड पे रिडक्शन होता है, नहीं बताओगे। एनोड पे क्या है कि भैया ये ऑक्सीडेशन होता है, तो क्या बनेगा? राइट साइड PbSO4 बन जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इक्वेशंस आप याद कर लो, और आईटी वालों से एक्सपेक्ट ना करना कि तुमको ये बार बार दे, क्योंकि 2 बार आईटी में ये इक्वेशन दे चुके हैं। तो आप खुद ही देखो प्रीवियस आईटी के क्वेश्चन, जब एक आध 2 बार कोई चीज दे देते हैं तो बार बार उसको डेटा नहीं देते हैं। या हो सकता है आज के बाद वो तुमसे पूछ ले कि लेड स्टोरेज बैटरी की ओवरऑल इक्वेशन क्या होती है, ये भी पूछ सकते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी में कुछ भी पूछ सकते हैं। ओवरऑल इक्वेशन या ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल लिखा हुआ है यहाँ पे लेड स्टोरेज बैटरी वाला, क्या होगी मेरे भाई? बताओ बताओ दोस्त, नहीं बताओगे? Pb प्लस PbO2, ये तो है, 2H2O 2H2SO4, ये तो है, और प्रोडक्ट में 2PbSO4 और +2H2O। बताओ दोस्त, यही इक्वेशन है। इसमें लेड की फिजिकल स्टेट क्या होती है? सॉलिड। ये भी क्या होता है? PbO2 सॉलिड। H2SO4 क्या होता है? एक्वस। PbSO4 क्या होता है? सॉलिड। सल्फेट सॉलिड होता है ना लेड का। दुनिया में 3-4 सल्फेट सॉल्युबल होती है। पूरी इक्वेशन समझ में आ रही है आप लोगों को? इसलिए आपको पता होगा कि जो लेड स्टोरेज बैटरी या इन्वर्टर वाली होती है उसमें प्लेट्स कभी कभी चेंज की जाती है। तो प्लेट्स निकाल के दूसरी नई प्लेट लगाई जाती है, क्योंकि एक प्लेट खराब नहीं हो जाती। एक प्लेट, वही लेड की प्लेट और लेड ऑक्साइड की प्लेट, दोनों ही खराब हो रही है टाइम के साथ। जल्दी करो। तो पहले अगर आपने देखे हो वो लाइट इमरजेंसी लैंप्स या लाइट्स, तो आप लोगों को हल्का फुल्का आइडिया हो, किसी घर में पुराना रखा हो, देखे होगे, तो हो सकता है कुछ समझ में आया हो उसमें। देखे हो भैया कभी? नहीं देखे? यस सर। हाँ, तो वही वो लेड स्टोरेज बैटरी ही होती है। डिस्चार्जिंग मोड में होती है, फिर उसके बाद उसको चार्जिंग में लगा देते हैं, फिर वही शुरू हो जाता है। तो इस पे आईटी वालों ने 2 बार क्वेश्चन पूछा। ये डिस्चार्जिंग मोड लिखा है। इस डिस्चार्जिंग मोड में अगर आपसे कभी कोई पूछे कि लेड स्टोरेज बैटरी ने हमको 2 फैराडे चार्ज दे दिया, 2 फैराडे चार्ज हम लोगों को मिल गया लेड स्टोरेज बैटरी से, तो जब 2 फैराडे चार्ज हमें मिला होगा, इसका मतलब 2 मोल H2SO4 कंज्यूम हो गया। नहीं बताओगे? यस सर। हाँ, तो या 1 मोल लेड या 1 मोल PbO2 कंज्यूम हो गया। ठीक है दोस्त? इसको ऐसे क्वेश्चन एक बार आईटी में आया था, बड़ा मतलब 6-7 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था, बहुत बड़ा था। उसको हम मोस्ट जनरल फॉर्म में बता देते हैं, लिखना नहीं आप लोग, पहले सुनो। हम ये बोल रहे हैं इनिशियली, रुकिए, हम 2 चीजें बता रहे हैं, इनिशियली और फाइनली। क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको 2 तरीके समझा रहे हैं, इनिशियली और फाइनली करके। इनिशियली हम बोलते हैं कि H2SO4 था हमारे पास, और फाइनली भी H2SO4 है। बताओ दोस्त, समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, क्या H2SO4 के मास से हम बता सकते हैं कितना फैराडे चार्ज कंज्यूम हुआ है? अगर 2 मोल H2SO4 कंज्यूम हुआ है तो हम क्या बोल सकते हैं? सॉरी, 2 फैराडे चार्ज बैटरी ने रिलीज किया होगा। नहीं समझ रहे हो? अगर 2 मोल, इस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ये बता रहा है कि अगर 2 मोल H2SO4 कंज्यूम हुआ है, तो ये 2 मोल कैसे बना है? 2 फैराडे चार्ज कैंसिल करके ही तो बना है। इसका मतलब लेड स्टोरेज बैटरी ने हमको 2 फैराडे चार्ज रिलीज करके दे दिया होगा। बताओ।
तो कोई बोले H2SO4 इनिशियली बता रहे हैं आप लोगों को D1 डेंसिटी थी और W1% बाई मास था। रुकिएगा अभी, हमारी बात सुनिए। D1 डेंसिटी थी और W1% बाई मास था। रुक जाओ अभी। D1 डेंसिटी थी H2SO4 की, ठीक, और वॉल्यूम था V1। ध्यान से सुनिए, D1 डेंसिटी थी, W1% बाई मास था और वॉल्यूम था V1। बाद में हमारे पास H2SO4 आफ्टर सम टाइम, T टाइम, डेंसिटी हो गई D2 और W2% बाई मास H2SO4 रह गया। और रुकिए, V2 वॉल्यूम मिल गया हमें। तो बताओ कितना फेरेडे चार्ज बैटरी ने डिलीवर किया होगा, निकाल सकते हो? बताओ ऑनलाइन वालों, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यस सर। नहीं समझ में आ रहा है? लिखिए क्वेश्चन, लिखो इन डिस्चार्जिंग मोड ऑफ, इन डिस्चार्जिंग, क्वेश्चन लिखो फिर बताए, इसको ऐसे कर लेना। इन डिस्चार्जिंग मोड ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी, in discharging mode of lead storage battery, in discharging mode of lead storage battery, at t equal to 0, in discharging mode of lead storage battery, फिर कॉमा करके लिखिए at t equal to 0, मतलब शुरुआत में, at the very beginning, ठीक है। H2SO4 of density D1 gram per ml, H2SO4 of density D1 gram per ml, H2SO4 of density D1 gram per ml, और ब्रैकेट में लिखो W1% by mass, W1% by mass is used, है ना, at t equal to 0, H2SO4 of density D1 gram per ml, W1% by mass is used, ठीक है। after some time, लिखिए after some time, H2SO4 obtained, after some time H2SO4 obtained has density D2 gram per ml, has density D2 gram per ml, है ना, और ब्रैकेट में लिखो W2% बाई मास, D2 ग्राम पर ml और W2% बाई मास, ठीक है। फिर लिखिए कैलकुलेट नंबर ऑफ फैराडे, कैलकुलेट नंबर ऑफ फैराडे delivered by lead storage battery, assuming, calculate number of Faraday delivered by lead storage battery, assume number of Faraday delivered by lead storage battery, assuming V1 volume of H2SO4 was present initially, assuming V1 ml of H2SO4, assuming V1 ml of H2SO4 was present initially, assuming V1 ml of H2SO4 was present initially, and V2 ml of H2SO4 finally, रखो ये रख दो, नहीं गिरेगा, रखो। Assuming V1 ml H2SO4 was present initially और V2 ml was finally। चलो अब बताओ भैया, ऑनलाइन वालों तुम लोग कैसे करोगे? कोई करके बताएगा कि हमें बताए? हाँ बहुत बढ़िया, तुम एक काम कर लो, सुनो तो, ऐसे करना है, अरे टोटल मास इनिशियली निकाल दो, टोटल मास फाइनली निकाल दो, मास डिफरेंस जो आएगा वही तो कंज्यूम हुआ होगा। मान लो पहले मास आ जाता है ओवरऑल मास इसका,
x ग्राम, बाद में आ जाता y ग्राम, तो x माइनस वाई क्या होगा, मास ऑफ H2SO4 कंज्यूम्ड, तो 98 मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देना, तो x माइनस वाई अपॉन 98 क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ H2SO4 कंज्यूम्ड। और आपको पता है अगर 2 मोल कंज्यूम होता है 2 फैराडे चार्ज, समझ में आ गया, कर लोगे। आप बताओ स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या सजेस्ट कर रहा है कि 2 फैराडे चार्ज अगर बैटरी ने रिलीज किया होगा तो 2 मोल H2SO4 कंज्यूम हुआ होगा। तो मेरे भाई एक बात बताओ, इनिशियली फाइनली जो तुमको दे दिया गया है, क्या इसके बेसिस पे कैलकुलेशन नहीं कर लोगे? अब बताओ ऑनलाइन वाला कोई सांस नहीं ले रहे हो तुम लोग, कुछ बता नहीं रहे हो। डिफिकल्ट है क्या भैया, हम कर दें क्या, कि टाइम लोगे 1 आध मिनट, करो ना, हो जाए कैसे, अब कर लो फिर हम छोड़ें, फिर आगे बढ़े, फिर आगे बताएंगे ना, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बताएंगे, जल्दी करो, जल्दी करिए। किया भैया, आया किसी का, चलो बता दो फिर हम आगे चल के पढ़ाएं। बहुत बढ़िया। हेलो ऑनलाइन वालों, तुम लोग कुछ बताओगे? चले क्या ऑनलाइन वाले, ये दिख रहा है तुम लोगों को? चलो क्या बताएं, नंबर ऑफ फैराडेज बताओ। पहले मास कितना था, d1 डेंसिटी थी, बताओ। तो v1 इंटू डी1 कर दोगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो मास आ जाएगा, लेकिन उसका W1% करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइड बाय W1 बाय 100। ये तो इनिशियल मास था, और फाइनल मास कितना होगा, V2 इंटू D2 इंटू W2 बाय 100। तो इनिशियल मास और फाइनल मास आ गया, ये तो हो गया मास, टोटल मास जो H2SO4 का कंज्यूम हुआ होगा, अपॉन क्या करोगे 98, तो ये हो गया मोल्स ऑफ H2SO4। तो जितने मोल कंज्यूम होते हैं उतने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताओ। और 96500 से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड, डिवाइड की मल्टीप्लाई, इतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो मल्टीप्लाइड बाय 96500 करोगे तो फैराडे आएंगे, तो ये आंसर हो जाएगा इतने फैराडे, या इतने एक मिनट, नंबर ऑफ फैराडेज पूछा है ना, तो इसको जरूरत नहीं है हमें, तो कूलम चार्ज हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। उसको समझ में आ गया? ऑनलाइन वालों तुम लोग कहाँ गए वे? यस सर। बहुत देर में बोल रहे हो यार तुम लोग, आवाज नहीं आ रही क्या, टाइम लैग हो रहा है क्या?
चलो आगे लिखो, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, हेडिंग लिखिए, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। दो लॉज होते हैं इसके, लिखो फैराडेज फर्स्ट लॉ और दूसरा लिखो फैराडेज सेकंड लॉ, एक साथ हेडिंग लिखिए दोनों की। पहले लिखो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और दूसरा लिखो फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दोनों लिखिए, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बताया भैया, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यस सर। लिखो दोस्त, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में लिखिए, mass deposited or liberated at respective electrode, Faraday's first law of electrolysis, Faraday's first law of electrolysis, लिखो, mass deposited or liberated at respective electrode, mass deposited or liberated at respective electrode is directly proportional to, mass deposited or liberated at respective electrode is directly proportional to amount of charge passed through the solution. Mass deposited or liberated at respective electrode is directly proportional to mass deposited or liberated at respective electrode is directly proportional to amount of charge passed through the solution. Amount of charge passed through the solution. ठीक है भैया, अमाउंट ऑफ चार्ज की बात की है, चार्ज की बात की है ना, मतलब ये है कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q बोला है इन्होंने, ठीक, यही बोला, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, और q क्या होता है, I इंटू टी लिखते हो ना q को, I एम्पियर में होना चाहिए, t किस में होना चाहिए, सेकंड में, तभी तो आता है q, ये बताओ भैया। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो m की वैल्यू को लिखते हैं z, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आती है, और IT ये होता है, Z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, जल्दी करो लिखते रहो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस ऑफ इलेक्ट्रोड या मेटल। आगे बता भैया। यस सर। हाँ, Z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस है। I को क्या लिखते हैं, करंट, किसमें होती है, एम्पियर में होनी चाहिए, और T क्या होता है, टाइम, और ये किसमें होना चाहिए, सेकेंड। डेफिनेशन ऑफ Z के लिए भी एक चीज बोली जाती है, Z क्या डिफाइन करते हैं, तो उसको बोल सकते हैं m/I × T, या इसी को ऐसे ही बोल सकते हैं कि, जल्दी कॉपी करिए, इफ I is equal to 1 ampere and T is equal to 1 second, तो जो Z की वैल्यू आती है उसको बोल देते हैं हम लोग M के बराबर। जल्दी कॉपी करिए, बताए दोस्त, लिख लो जल्दी से। यस। हाँ दोस्त, क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को कि if 1 ampere current is passed through an electrolyte for 1 second, the mass deposited or liberated is known as electrochemical equivalence of metal। कह सकते हो कि नहीं, ये mass deposited at cathode
क्लियर है? लिखिए डेफिनेशन ऑफ जेड, डेफिनेशन ऑफ जेड, जेड की डेफिनेशन, जेड की डेफिनेशन लिखनी है आपको इसके हिसाब से, लास्ट वाले के हिसाब से। जेड की डेफिनेशन लिखो, इफ 1 एम्पियर करंट is passed through an electrolyte for 1 second, if 1 ampere current, if 1 ampere current is passed through an electrolyte for 1 second, if 1 ampere current is passed through an electrolyte for 1 second, the mass deposited at cathode, if 1 ampere current is passed through an electrolyte for 1 second, the mass deposited at cathode is known as electrochemical equivalence of metal, is known as electrochemical equivalence of metal. If 1 ampere current is passed through an electrolyte for 1 second, the mass deposited at cathode is known as electrochemical equivalence of metal. ठीक है भैया? नहीं बताओगे? अच्छा, 1 एम्पियर की करंट 1 सेकेंड तक मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या 1 कूलम चार्ज नहीं आ रहा है? तो एक जगह इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई इफ 1 कूलम चार्ज, अरे I इंटू टी, अगर 1 इंटू 1 करोगे एम्पियर और सेकेंड को तो 1 कूलम ही तो आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि इफ 1 कूलम चार्ज इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन या पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट फॉर 1 सेकेंड, है ना, या इफ 1 कूलम चार्ज इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, द मास डिपॉजिटेड एट कैथोड इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। बोल सकते हैं? और करके लिखो, और दूसरी डेफिनेशन है और, इफ 1 कूलम चार्ज is passed through an electrolyte, if 1 coulomb charge is passed through an electrolyte, if 1 coulomb charge is passed through an electrolyte, the mass deposited at cathode, if 1 coulomb charge is passed through an electrolyte, the mass deposited at cathode is known as electrochemical equivalence of metal. If 1 coulomb charge is passed through an electrolyte, the mass deposited at cathode is known as electrochemical equivalence of metal. If 1 coulomb charge is passed through an electrolyte for 1 second, the mass deposited at cathode is known as electrochemical equivalence of metal. ठीक है भैया? बताओ दोस्त, क्लियर हो रहा है? लिखिए, कैलकुलेट, क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट electrochemical equivalence of, calculate electrochemical equivalence of Ag मतलब Ag लिखा है, Ag कॉपर, Ag एंड कॉपर, बस दो ही लिखो, Ag कॉपर एंड Fe+3 ऐसे, अरे ऐसे Ag कॉपर एंड Fe ऐसे, Ag कॉपर एंड Fe, assuming 1 Faraday charge is passed through, assuming 1 Faraday charge is passed through AgNO3 copper sulfate and FeNO3 whole thrice, assuming 1 Faraday charge, अरे 1 कूलम चार्ज इसको करो, सॉरी, assuming 1 कूलम चार्ज is passed through, assuming 1 कूलम चार्ज is passed through AgNO3 copper sulfate and FeNO3 whole thrice, इनके सॉल्यूशन से 1 कूलम चार्ज पास करो। समझ में आ रहा है? तो बताओ इनके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या होंगे? अबे पहले वाले का क्या होगा? क्या ये इक्वेशन जानते हो? सुनो दो,
अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे चार्ज पास करते हो तो कितना सिल्वर डिपॉजिट होता है? 1 मोल डिपॉजिट होता है। 1 फैराडे चार्ज पास करने पे 1 मोल डिपॉजिट होता है, मतलब 96500 कूलम डिपॉजिट चार्ज पास करने पे कितना डिपॉजिट होता है सिल्वर? 108 ग्राम। तो मेरे भाई 1 कूलम चार्ज पास करने पे कितना होगा? क्या 108 अपॉन 96500 आएगा आंसर ग्राम, और यही इसका Z हो जाएगा, पहले वाले का 1 कूलम वाले का Z। सिल्वर के केस में यही होगा भैया, बताओ दोस्त। वैसे आयरन के केस में क्या होगा? Fe प्लस, इसके सॉरी कॉपर +2 वाले केस में, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन अगर आप देख रहे हो तो क्या बन रहा है? कॉपर। तो इसका मतलब 2 फैराडे चार्ज है, मतलब 2 × 96500 कूलम पास करने पे कितना डिपॉजिट हो रहा है? 63.5 ग्राम। तो भैया 1 कूलम चार्ज पास करने पे कितना डिपॉजिट होगा? 63.5 अपॉन 2 × 96500 ग्राम, और यही इसका Z हो जाएगा। वैसे तीसरे वाले का Z निकाल लोगे? तीसरे का Z क्या आएगा? क्या 56 आयरन का होता है ना, अपॉन 3 × 96500 आएगा। बताओ भैया ऑनलाइन वाले तुम लोग, ये Z Yes, इसका सबके Z आ गए? किसका Z ज्यादा है, किसका Z कम है, निकाल सकते हो? ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है आईआईटी में, किसका Z कम है, किसका Z ज्यादा है। हो गया भैया ऑनलाइन वालों तुम लोग? yes sir. Yes, sir. लिखिए फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? ये किसी को आइडिया कोई? तुम लोगों से पूछना है बेकार है भाई। तुम लोगों से इसलिए पूछते हैं कि शायद तुम लोग, शायद क्या तुम लोग जानते तो हो ही, नहीं तो बिना 12th किए कैसे आ गए तुम लोग? थोड़ा थोड़ा तो जानते ही होगे, फिर भी नहीं बोलते हो। हाँ बोलते हो। Equals to ZIT. वर्क डन क्या कह रहे हो दोस्त? समझे नहीं। इसमें ये होता है कि बोलते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट अगर आपने रखे हुए हैं सीरीज में, कोई बोले सर हमारे पास यहाँ पे रखा हुआ है वही AgNO3, कोई बोले AgNO3, कोई बोले हमारे पास रखा है कॉपर सल्फेट, कोई बोले हमारे पास रखा है FeNO3 होल थ्राइस। 3 इलेक्ट्रोलाइट ऐसे ही रखे हुए हैं सीरीज में। कोई बोले सेम अमाउंट ऑफ करंट इसमें से पास कर रहे हैं। सेम अमाउंट ऑफ करंट पास करने का क्या मतलब है? सीरीज में है तो करंट थोड़ी बटेगी, पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट होती है ना। सपोज करो कोई बोले ऐसे सेम अमाउंट ऑफ करंट ऐसे पास कर रहा है, बाद में निकल गई वो, ये आई सेम अमाउंट ऑफ करंट आई ऐसे आई लिखो जरा, ऐसे बनाओ इसको। इलेक्ट्रोलाइट 3 बीकर में रखे हुए हैं, तीनों में सेम अमाउंट ऑफ करंट पास की गई। फिर बताते हैं इनके मास डिपॉजिटेड के रेशियो कैसे आते हैं। फैराडे का सेकंड लॉ ये बोलता है कि, लिखना नहीं पहले सुनो, फैराडे का सेकंड लॉ ये बोलता है सेम अमाउंट ऑफ करंट इज पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट इन सीरीज। तो ऑब्वियसली तुम बोलोगे सर इसमें कैथोड पे डिपोजिशन होगा, सिल्वर डिपॉजिट करेगा, कॉपर डिपॉजिट करेगा, आयरन डिपॉजिट करेगा, यही तो कहोगे। बताओ भैया, अरे जिनका रिडक्शन होगा ना, हाँ
इनके मास डिपॉजिट के जो रेशियो आते हैं उनके इक्विवेलेंट मासेस के रेशियो में आते हैं। रुकिए, पहले में सपोज करो मास डिपॉजिट कर गया M1, दूसरे में डिपॉजिट कर गया M2 और तीसरे में डिपॉजिट कर गया M3। तो बोलते हैं जो इनका रेशियो होता है वो इनके इक्विवेलेंट मासेस के रेशियो में बराबर आता है। कोई बोले इक्विवेलेंट मास क्या होता है? स्टोइकियोमेट्री में पढ़ा चुके हैं। मॉलिक्यूलर मास अपॉन एन फैक्टर जानते हो? नहीं जानते हो? पढ़ाया हुआ है ना? कॉपी करो, इसको कॉपी करो, हम बताते हैं। कॉपी करिए। कुछ नहीं देखना हो रहा है। लिखिए, if same amount of current is passed through different electrolytes present in series, if same amount of current is passed through different electrolytes present in series, if same amount of current is passed through different electrolytes present in series, ऑनलाइन वाले लिख रहे हो भैया? हेलो हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। If same amount of current is passed through different electrolytes present in series, the mass deposited at cathode, the mass deposited at cathode are in the ratio of their equivalent masses. The ratio of mass deposited at cathode, ये लिखना था, कोई बात नहीं। The ratio of mass deposited at cathode are in the ratio of their equivalent masses, है ना? एडिट कर लेना उसको। The ratio of mass deposited at cathode, है ना, are in the ratio of their equivalent masses। ठीक है भैया, क्लियर है? The ratio of mass deposited, इसका मतलब क्या है कि जो पहले में मास डिपॉजिट होगा दूसरे में मास डिपॉजिट होगा, उसका रेशियो क्या आएगा? उनके इक्विवेलेंट मासेस के बराबर। मतलब M1 by M2 is equal to E1 by E2 कह सकते हैं। वैसे कोई बोले सर M2 by M3 क्या आएगा? E2 by E3। या इन्हीं दोनों की हेल्प से हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी भी एक इलेक्ट्रोड पे जो M1 और E1 का रेशियो होगा वो बाद में दूसरे वाले पे M2 और E2 के रेशियो के बराबर होगा, और क्या वो M3 और E3 के रेशियो के बराबर होगा, एंड सो ऑन। बताओ, ये भी ट्रू है? अरे देख लो ना, M1 अपॉन E1 और M2 अपॉन E2 बराबर है। जल्दी कॉपी करो, जल्दी कॉपी करिए। जल्दी कॉपी करो मेरे भाई। हो गया? बंद करिए इसको जल्दी से। चलिए लिखिए आगे। गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल है ना। इलेक्ट्रोलिसिस पूरा फिनिश हो गया। इलेक्ट्रोलिसिस में इससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, इलेक्ट्रोलिसिस में इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी सिर्फ इलेक्ट्रोलिसिस एक पोर्शन हुआ ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 3 पार्ट बताए थे, पहला पार्ट फिनिश। अब आते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल या इसी को बोलते हैं डैनियल सेल या वोल्टाइक सेल भी इसी को बोलते हैं। गैल्वेनिक सेल आप ले लो या डैनियल सेल ले लो,
या वोल्टाइक सेल भी इसी को बोलते हैं। एक टिपिकल गैल्वेनिक सेल के बारे में जानते हो, जो 10th क्लास में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, 11th क्लास में जब भी। इन अ टिपिकल गैल्वेनिक सेल, टिपिकल जिंक रॉड इज डिप्ड इन जिंक सल्फेट, कॉपर रॉड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट। दोनों को हम लोग मीटर के थ्रू कनेक्ट करते हैं। लिखो, अ टिपिकल गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ, अ टिपिकल गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ, टिपिकल है ना, वैसे कुछ और भी टाइप के होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप की बात कर रहे हैं। A typical galvanic cell consists of two beakers. A typical galvanic cell consists of two beakers. दो beakers होते हैं उसमें, है ना, two beakers in which zinc rod is dipped in zinc sulfate and copper rod is dipped in copper sulfate. Zinc rod is dipped in zinc sulfate and copper rod is dipped in copper sulfate. टिपिकल गैल्वेनिक सेल यही तो होता है। टिपिकल गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ टू बीकर्स, जिसमें क्या होता है, जिंक रॉड इज डिप्ड इन जिंक सल्फेट और कॉपर रॉड इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट, है ना भैया, यही होता है ना। बहुत बढ़िया, यही होता है। और सुनो, अभी जब किनारे जैसे बना रहे हो वैसे ही बनाना। रुकिए, इसमें भी अरेंजमेंट होता है, जोड़ना नहीं अभी भी। यहां से वायर आता है ऐसे ही, यहाँ पे एक अमीटर लगा देते हैं ऐसे ही, अमीटर ए बोले तो अमीटर, और यहाँ से एक वायर आता है, जोड़ना नहीं, इनको यहीं पे छोड़ देना ऐसे ही, टच ना कराना। लेफ्ट साइड हम लोग बोलते हैं जिंक की रॉड है, जेड एन टिपिकल गैल्वेनिक सेल में जिंक की रॉड। राइट साइड जो बोलते हैं कॉपर की रॉड होती है, सीयू। टिपिकल गैल्वेनिक सेल डैनियल सेल यही होता है। लेफ्ट साइड जिंक सल्फेट फिल करके रखते हैं, जिंक की रॉड जिंक सल्फेट में डिप करते हैं, कॉपर की रॉड कॉपर सल्फेट में। यहाँ पे भर देते हैं जिंक सल्फेट। राइट साइड क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट। CuSO4। कन्वेंशन में बता रहे हैं यहाँ पे अभी, ठीक है। क्या इतना ही होता है क्या? अरे सॉल्ट ब्रिज नहीं जोड़ते हो, जानते हो ना क्यों सॉल्ट ब्रिज लेते हैं, अभी वो भी बता देते हैं आप लोगों को। पहले इतना लिखिए, ऐसे बनाओ, जितना बना रहे हो उतना ही बनाना। साइन कन्वेंशन भी होता है इसमें, या बताते हैं आपको। आप लोगों के इलेक्ट्रोलिटिक सेल में लेफ्ट साइड क्या बोलते थे, कैथोड बोलते थे। यहाँ पे एक कन्वेंशन इस तरीके का होता है, LOAN, लोन, समझ रहे हो, लोन मतलब लोन, समझते हो ना। गैल्वेनिक सेल में लोन का मतलब ये होता है, L का मतलब लेफ्ट, ऑक्सीडेशन। बहुत बढ़िया। लेफ्ट, O का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। A का मतलब क्या होता है, एनोड। और N का मतलब नेगेटिव टर्मिनल, समझे। आप जरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल में देखो जाके, वहां पे थोड़ा सा अलग होता था। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए लोन करके समझाया जा रहा है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में लेफ्ट पे कैथोड होता था और वो नेगेटिव टर्मिनल होता था, और वहां पे रिडक्शन होता है। देखो लेफ्ट पे एनोड है, वो लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड है ना। पक्का एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। तो ये दो चीजें तो हमेशा ट्रू है, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। यहाँ पे लेफ्ट पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, वो एनोड होता है, और यहाँ पे एनोड नेगेटिव टर्मिनल है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड क्या होता था, पॉजिटिव टर्मिनल। इस पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए हमने आपको बता दिया। कन्वेंशन ये हो गया, इसको कंपेयर कर लोगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल से।
हाँ इसको तो ऐसे कंपेयर करो, इतना बनाओ अभी और बताते हैं, जल्दी कॉपी करिए, जल्दी कॉपी करो। लेफ्ट पे ये होता है, जल्दी करो भैया। ऑनलाइन वालों दिख रहा है दोस्त, ऐसा तो नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा हो, समझ में आ रहा है ना? नो सर। दिख रहा है सर। अच्छा जल्दी करिए कॉपी करिए। ओवरऑल रिएक्शन बता रहे हैं आपको। फिर समझाते हैं वन बाय वन, है ना दोस्त? ये ओवरऑल रिएक्शन, जल्दी कॉपी करो। कोई बोले सर आपने सॉल्ट ब्रिज तो लगाया ही नहीं। अरे अभी हमने बहुत कुछ नहीं लगाया है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एक बार गैल्वेनिक सेल बिना सॉल्ट ब्रिज के भी बना के कोशिश किया जाए। तुम लोग जानते हो ना कि गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज लग जाता है। हमने सॉल्ट ब्रिज अभी लगाया ही नहीं, सुने तो हो गई ना तुम लोग। अबे 11 जब पहली बार हम पढ़ाते हैं 12th में तब बच्चे समझ जाते हैं, तुम लोग तो एक बार पढ़ ही चुके हो। यहाँ पे क्या करते हैं, एक बैटरी लगा देते हैं, ओ सॉरी वो स्विच समझते हो, स्विच क्लोज होगी ऐसे ही, ठीक है, तार ऐसे छुआते नहीं हम। तो बोलते हैं जैसे ही, हाँ इतना कॉपी करिए, पहले कॉपी कर लो पहले सब लोग, फिर हम आपको बताएं रिएक्शन होती क्यों है। ऑनलाइन वालों कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। यस सर। ध्यान से देखिए, लोन हटा दिया हमने। जिंक के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी जो होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, इनकी वैल्यूज देखो। कॉपर +2 से कॉपर बनने की टेंडेंसी ये होती है 0.34 वोल्ट, 34 वोल्ट। और जिंक के Zn+2 से जिंक बनने की टेंडेंसी होती है -0.76 वोल्ट। ये फैक्ट बेस्ड है, याद करना पड़ेगा। ये दो डेटा याद ही रखे होंगे तुम लोग पहले से भी। तुम बोलोगे सर आपने जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है जबकि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, लिखे हो ना? अबे जिंक का रिडक्शन लिखा है हमने, कॉपर का भी रिडक्शन लिखा है, ये समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को क्या? बताओ दोस्त। Zn+2 से Zn बनने की टेंडेंसी लिखी है हमने 0.76, वो भी माइनस में। तो भैया अगर इसके ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी नेगेटिव है या रिड्यूस होने की टेंडेंसी नेगेटिव है, तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी। अरे 0.76 सही है, तो इसका मतलब अगर ये नेगेटिव में है, इसका उल्टा कर दोगे तो पॉजिटिव में ज्यादा नहीं हो जाएगा? यस सर। इसका मतलब अगर इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम है तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, ऐसे भी तो कह सकते हैं। समझ रहे हो? या आपसे कोई पूछे कि भैया कॉपर +2 के रिड्यूस होने की टेंडेंसी और Zn+2 के रिड्यूस होने की टेंडेंसी में ज्यादा कौन है, तो बोलोगे कॉपर +2 के रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो ऑब्वियसली जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है वो रिड्यूस हो जाएगा, दूसरा वाला ऑक्सीडाइज नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए तुम बोल रहे हैं। तो बोलोगे आपने ऐसे लिखा क्यों? क्योंकि कन्वेंशन होता है सबका रिडक्शन पोटेंशियल लिखने का।
जब भी आपसे कोई दो रिएक्शन देगा, पूछेगा बताओ कौन सी होनी है कौन सी नहीं होनी है, तो उन दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देगा आपको। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देख के आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कौन रिड्यूस होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो रिड्यूस होगा, ऑटोमेटिकली दूसरा वाला क्या कह दोगे, ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू से नहीं चेक करते, क्योंकि आपको दिया ही रहेगा टेबल में रिडक्शन पोटेंशियल। आपने एसआरपी देखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज, तो उसमें क्या होता है भैया, उसमें सबके रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होते हैं। नहीं समझ रहे हो बे? Yes, बताओ sir. दोस्त। तो ये आपको बता रहा है कि इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। अब सुनिए, जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया, जैसे स्विच को आपने क्लोज किया, अमीटर में एक डिफ्लेक्शन आ जाएगा। डिफ्लेक्शन इसलिए आएगा क्योंकि स्विच क्लोज करने की वजह से हमको क्या पता लगेगा कि जो सोल्यूशन में कॉपर +2 है वो रिड्यूस होकर कॉपर के ऊपर डिपॉजिट कर जाएगा। अरे रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है ना इसकी, और जिंक एटम ऑक्सीडाइज नहीं हो जाएगा। बताओ भैया, सबको समझ में आ रहा है दोस्त? बताओ दोस्त, कॉपी कर लिए? तो लिखिए जरा इसको, ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज के बेसिस पे कुछ लिखो जरा, फिर बताते हैं आगे। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज के बेसिस पे कुछ लिखो, फिर बता रहे हैं।